हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है किसी खास टॉपिक से, किसी खास विषय से। और यह खास विषय संबंधित है आज के एनवायरनमेंट से, आज के माहौल में जो घटनाएं हो रही है, खास करके कोरोना वायरस को लेकर के, जो हम सब के लिए एक बड़ा ही विचित्र स्थिति पैदा करके रख दिया है। विचित्र परिस्थितियां इसके कारण हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में पैदा हो गई है। इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय। और इस कोरोना वायरस से संबंधित है ये एक टॉपिक जिसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। काफ़ी बहुचर्चित टॉपिक है ये। पिछले 1-2 महीने से इसकी चर्चाएं हो रही है और इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन ने की थी। ठीक है, कि इस हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से वो लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कोरोना वायरस के प्रति बनाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी ब्रिटेन ने तैयार किया था और फिर वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारे मतलब जो जनरल लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनके अवेयरनेस के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है ही। साथ साथ वैसे बच्चे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूं और खास करके 2 अखबार, द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स में निकले आर्टिकल्स जो इससे संबंधित थे, उन आर्टिकल्स की चर्चा मैं करूंगा और इन्हीं आर्टिकल्स के माध्यम से जो बातें इसमें कही गई, उनके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या, भारत में इसके किस तरह से इसके प्रयोग के बारे में चर्चा हो रही है और किस प्रकार से जो WHO है वो पूरे विश्व को वार्न कर रहा है इसके अगेंस्ट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे ये मदद करेगा और फिर WHO के अकॉर्डिंग ये कैसे नुकसानदेह साबित भी हो सकता है हमारे लिए, इन दोनों चीजों पे हम चर्चा करेंगे ताकि पर्याप्त जानकारी हमको अंत में मिल जाए और हम उस जानकारी के माध्यम से अपने आप को सजग बनाएं, अपने आप को सतर्क बनाएं और इस परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव कराने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करा सके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी को। ठीक है, जो कोविड-19 से संबंधित है। हर्ड इम्यूनिटी आखिरकार है क्या, इसके बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए, हर्ड इम्यूनिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ड इफेक्ट, कम्युनिटी इम्यूनिटी, मतलब एक समुदाय की जो कुल मिलाकर के जो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, उसी समुदाय के पूरे समुदाय के प्रतिरोधक क्षमता को हम कम्युनिटी इम्यूनिटी बोलते हैं या फिर हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर इसको आप पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका सोशल इम्यूनिटी भी है। ओके, एंड व्हाट इट इज, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, इट इज अ फॉर्म ऑफ indirect protection from infectious disease that occurs when a large percentage of people has become immune to an infection, ठीक है, whether through vaccination or previous infections, and thereby providing a measure of protection for individuals who are not immune। बड़ा सिंपल है, इसको समझना। मैं एक बार और पढ़ता हूँ और फिर समझाऊंगा कि ये क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन का एक तरीका है। किस चीज से, तो एक इन्फेक्शियस डिजीज से, जैसे कि कोरोना वायरस अभी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इससे ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रदान करेगा हमें। और ये इन्फेक्शियस डिजीज कहाँ होता है, तो लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में होता है, और ये लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है उस खास बीमारी के प्रति इम्यून हो जाता है, उस खास इन्फेक्शन के प्रति, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू, जैसा कि किसी भी बीमारी का, किसी भी वायरल बीमारी का या फिर दूसरे बीमारी का जो वैक्सीन बनते हैं उसके थ्रू हमारा सिस्टम इम्यून हो जाता है, हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, या फिर हमारे शरीर में पहले से उस खास इन्फेक्शन पहले से मौजूद होती है और वो किसी वजह से ठीक हो गई रहती है, तो हमारा जो शरीर होता है उस डिजीज के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर चुका होता है। ठीक है, तो यही तरीका है, हर्ड इम्यूनिटी भी एक इसी तरीके में से एक तरीका है। और इसके कारण क्या होता है, दैट इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इम्यून। और चूंकि इम्यून हो चुकी है, मतलब कि किसी खास जनसंख्या के कुछ खास प्रतिशत लोग जो है वो वायरस से इम्यून हो चुके हैं, तो जो वैसे लोग जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या किसी कारणवश उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट हो जाएं इन इम्यून लोगों से। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब सपोज करो कि समुदाय में अगर 100 लोग हैं और 100 लोग में नेचुरल तरीके से 80 लोगों में इम्यूनिटी डेवलप कर गई है किसी खास इन्फेक्शन के लिए,
या तो वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर उनको कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका था, तो फिर बाकी जो बचे 20 लोग हैं, ये 20 लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे इन 80 लोगों के कारण, क्योंकि ये लोग इम्यून है। अब इनसे ये बीमारी इनमें नहीं फैल सकती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, और वो जो चेन होगा वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को आज बात करना है कि क्यों आज ये बहुचर्चित विषयों में से एक है, क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं या फिर क्या इसके फायदे हो सकते हैं। लेकिन पहले हर्ड इम्यूनिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो ये तो डेफिनेशन से आप समझ गए कि ये चीज क्या है। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं कि इन अ पॉपुलेशन इन विच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोसेस इम्यूनिटी, such people are unlikely to contribute to disease transmission, right? And chains of infection are more likely to be disrupted, है ना। किसी ऐसी जनसंख्या में जहां लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो इंडिविजुअल है उसमें इम्यूनिटी है किसी खास डिजीज के प्रति, तो वैसे लोग किसी भी डिजीज ट्रांसमिशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, और उसके कारण क्या होगा कि चेन ऑफ इन्फेक्शन टूट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट आइदर स्टॉप्स और स्लोज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। और इसके कारण क्या होगा कि या तो डिजीज, जो पार्टिकुलर डिजीज है वो तो बंद, या तो वो स्टॉप हो जाएगा, या उसका स्प्रेड जो होगा वो काफी स्लो हो जाएगा, ठीक है, इस हर्ड इम्यूनिटी के कारण। नाउ the greater the proportion of immune individuals in a community, the smaller the probability that non-immune individual will come into contact with the infectious individual। समझ में आया? मतलब कि जितनी ज्यादा प्रोपोर्शन में इम्यून इंडिविजुअल्स होंगे उतनी कम संभावना रहेगी कि जो नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स हैं वो किसी इन्फेक्शियस इंडिविजुअल के संपर्क में आएंगे, जिसके कारण इन नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स का प्रोटेक्शन होगा, है ना। एंड दैट विल हेल्प टू शील्ड नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इंडिविजुअल्स कैन बिकम इम्यून बाय रिकवरिंग फ्रॉम एन अर्लियर इन्फेक्शन, ठीक है, और थ्रू वैक्सीनेशन। ये दो तरीका होता है इम्यून बनने का, मतलब किसी खास बीमारी के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहे। इसके दो तरीके होते हैं मुख्यतः। एक तो कोई अर्लियर इन्फेक्शन हमको ऑलरेडी हुआ होता है पहला, या हमको वैक्सीनेशन मिला होता है, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स कैन नॉट बिकम इम्यून बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशंस। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो इम्यून नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें उनके कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं, कुछ इम्यूनो डिफिशियंसी होती है या फिर इम्यूनो सप्रेशन होता है, और ऐसे लोगों को हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनमें ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि मेडिकल कंडीशंस उनके उतने एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये हर्ड इम्यूनिटी है, इट प्लेज अ क्रूशियल मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट डाउन। आई एम टेलिंग इट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है, और कॉमन जानकारी के लिए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, ताकि उनकी जानकारी पर्याप्त रहे, जानकारी उनकी पक्की रहे, ठीक है। चलिए, तो वंस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड हैज बीन रीच्ड, एक जो हमको एक टारगेट अचीव करना होता है, मतलब कितने जनसंख्या में, किसी खास जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग इम्यून होने चाहिए। वंस दैट थ्रेशोल्ड हैज बीन रीच्ड, हर्ड इम्यूनिटी ग्रेजुअली एलिमिनेट्स अ डिजीज फ्रॉम अ पॉपुलेशन। और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड रीच कर जाएगा तो ये हर्ड इम्यूनिटी के कारण वो जो डिजीज है उस जनसंख्या से समाप्त हो जाएगा, वहां से वो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड दिस एलिमिनेशन इफ अचीव्ड वर्ल्ड वाइड, और ये एलिमिनेशन अगर वर्ल्ड वाइड अचीव हो जाता है, दैट मे रिजल्ट इन द परमानेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, टू जीरो कॉल्ड इरेडिकेशन। और इस तरह से हम वर्ल्ड वाइड किसी खास डिजीज को हम इरेडिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जीरो तक रिड्यूस हो जाता है ऐसे केस में, एंड फाइनली द डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये काम करके देता है आपको हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आज के समय में बात हो रही है, ऐसा नहीं है, इसका अपना भी एक इतिहास है। चलिए उस इतिहास को भी पहले समझते हैं कि आखिर पहले क्या कभी हमारे पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा सिनेरियो आया जहां पर हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग किया गया या उसके कुछ इफेक्ट देखे गए। चलिए उस बात को अब समझते हैं, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। हर्ड इम्यूनिटी क्रिएटेड via vaccination contributed to the eventual eradication of smallpox in 1977। देखो एक इतिहास का एक घटना सामने आता है कि इसी हर्ड इम्यूनिटी को क्रिएट किया गया था वैक्सीनेशन के थ्रू। मैंने यहाँ चर्चा किया था कि या तो अर्लियर इन्फेक्शन जिसको होता है उसके थ्रू ये डेवलप होता है इम्यूनिटी, या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप होता है। तो देखो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन 1977 में हुआ था, इसके कारण हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। and that contributed to the reduction of the frequencies of other diseases, है ना।
तो यहाँ से एक इतिहास का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको और नोट करना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इस पॉइंट को भी जरूर नोट कीजिएगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिजीजेज। हर्ड इम्यूनिटी हर डिजीज के को अप्लाई नहीं करता है, जस्ट दोज दैट आर कंटेजियस, ठीक है, बस वही जो कंटेजियस मतलब कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है बीमारी, बस उसी के लिए है, उसी पे ये अप्लाई होता है, बाकी के लिए नहीं, है ना। तो जस्ट दोज दैट आर कंटेजियस मीनिंग दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ओके। जैसे कि टेटनस फॉर एग्जांपल इज इन्फेक्शियस बट नॉट कंटेजियस। ये इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन इससे होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी इस पर अप्लाई नहीं होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर्ड इम्यूनिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेनन इन 1930s। 1930 के समय में इसको एक नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेनन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था हर्ड इम्यूनिटी को, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बिकम इम्यून टू मीजल्स द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन टेम्पोरली डिक्रीज्ड। और जिस समय ये मीजल्स की जो बीमारी थी उस समय ये नोट किया गया कि जब कोई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो अफेक्टेड हो गए थे मीजल से, और उसके बाद फिर इनमें एक नेचुरल इम्यून सिस्टम क्रिएट हो गया था, तो फिर नंबर ऑफ जो न्यू इन्फेक्शंस थे वो टेम्पोरली डिक्रीज कर गए थे। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट वाज मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट करना, हर्ड इम्यूनिटी से ये संबंधित है डायरेक्टली, ओके। Now the mass vaccination to induce herd immunity has since become common and proved successful in preventing the spread of many infectious diseases। इसलिए इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इसलिए जो मास वैक्सीनेशन की जो ये सिस्टम है ताकि हम ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकें, उस समय से ये काफी ज्यादा कॉमन बन चुका है और इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस उस समय से। एंड हाई लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी इन वन एज ग्रुप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन टू नोट इट डाउन। इस बात को, कॉन्सेप्ट को हर आम आदमी के लिए या फिर हर एस्पिरेंट के लिए समझना जरूरी है। इस बात को भी आप लोग गौर से समझिएगा कि हाई लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी इन वन एज ग्रुप कैन क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी फॉर अदर एज ग्रुप, ठीक है। इस बात को भी आप समझ लीजिए, सभी को ही समझ लीजिए, ठीक है, ओके। तो इस बात को समझ लीजिएगा। नाउ इफ द हर्ड इम्यूनिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड इन अ पॉपुलेशन फॉर अ सफिशिएंट टाइम, द डिजीज इज इनएविटेबली eliminated, no more endemic transmissions occur। और इस हर्ड इम्यूनिटी को अगर किसी खास स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है किसी पॉपुलेशन में, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक समय के लिए, सफिशिएंट टाइम के लिए, तो डिजीज अपने आप समाप्त हो सकता है, ये एंडेमिक खत्म हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। दिस विल गेट ओवर, दिस हैज बीन प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है। और इसलिए बात हो रही है इस कोरोना वायरस के संबंध में, इस हर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। इसके प्रभावों को देखने के बाद, इतिहास से इसके प्रभावों को देखे गए हैं और उसी के बाद फिर इस चीज को भी अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है पूरा विश्व भर में, इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन फिर क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्या उसकी नई कहानी निकल के सामने आएगी, इसको भी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि हम लोग सजगता और सतर्कता के साथ अगर बाहर निकलते भी हैं तो कैसे निकलते हैं इस बात को समझ के निकले, कोरोना वायरस की बीमारी के प्रति पूरी जानकारी ले करके निकले, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इफ द एलिमिनेशन इज अचीव्ड वर्ल्ड वाइड एंड द नंबर ऑफ केसेस इज परमानेंटली रिड्यूस्ड टू 0, देन अ डिजीज कैन बी डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड। और फिर इस प्रक्रिया से जब एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड में अचीव हो जाता है और नंबर ऑफ केसेस परमानेंटली जीरो तक रिड्यूस कर जाते हैं, तो फिर डिजीज को हम परमानेंटली डिक्लेयर कर सकते हैं कि परमानेंटली इट हैज बीन eradicated। So this is the whole story of your herd immunity, okay। ना अब देखो इसके संबंध में, मतलब कि अभी तक जो हमने समझा कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये क्या होता है और किस प्रकार से दो क्राइटेरिया है इम्यून डेवलप करने का हमारे लिए, ठीक है, कि अर्लियर इन्फेक्शन होना चाहिए या फिर वैक्सीनेशन होना चाहिए, और फिर इस कॉन्सेप्ट पे किस तरह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का कॉन्सेप्ट पे कैसे काम किए हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से सारे डिजीज पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ कॉन्टेजियस जो होते हैं उस पर अप्लाई होता है, इन्फेक्शस पे होते हैं, कॉन्टेजियस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन सारा इन्फेक्शस डिजीज कॉन्टेजियस नहीं होता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे
जो सिर्फ इन्फेक्शियस है लेकिन कॉन्टेजियस नहीं है, वहां पर हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित जो अखबारों में आर्टिकल निकला, खास करके इकोनॉमिक टाइम्स में और द हिंदू में, वो दो अलग कहानी कहती है। ठीक है, उन दोनों अलग कहानियों को हम लोग इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। ये पेपर का एक रिपोर्ट है जो आपकी जानकारी के लिए काफी बेहद जरूरी है, चाहे जो लोग भी इस बात को सुन रहे हो, कोई भी आम नागरिक हो या फिर कोई छात्र हो, तो दोनों ही के लिए ये काफी बेहद जानकारी है, सो दैट कि हम और आप दोनों काफी ज्यादा सतर्कता और सजगता के साथ अपने जीवन को इस दौर से गुजार सकें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल क्या था। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का एक हेडलाइन है कि इंडिया विथ 82% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 50 इज बेस्ट प्लेस्ड फॉर हर्ड इम्यूनिटी। ये रिपोर्ट कह रहा है कि देखो, भारत में 82% जो जनसंख्या है वो 50 साल से नीचे है, और इसलिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए ये बेस्ट प्लेस है भारत। ठीक है, क्यों? क्योंकि 50 साल के से कम के लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम इन कंपैरिजन टू ओल्डर पीपल ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोगों को हम एक्सपोज करेंगे इस बीमारी से, तो ज्यादा लोग इम्यून हो जाएंगे, और हमको एहसास होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हम लोग इस कारण से एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, और उस थ्रेशोल्ड, जिस जनसंख्या में उस थ्रेशोल्ड को हमको पाना है, नंबर ऑफ पीपल जिनको इम्यून होना है वो हो जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ पीपल जो अनप्रोटेक्टेड है, मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगी और फाइनली बीमारी दूर हो जाएगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार सबसे पहले हमारे स्टेजेस में जो कोरोना वायरस का, जो कोविड-19 का जो स्टेज भारत में शुरुआत हुआ, तो पहले कुछ दिनों के लिए हम लोगों को लॉकडाउन किया गया। ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन, फिर उस लॉकडाउन को बढ़ाया गया, फिर थर्ड लॉकडाउन हुआ, ये 2 था और ये 1 था, फिर थर्ड लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई, और अब ये जो फोर्थ लॉकडाउन आया है, आप देख रहे होंगे, हम सब देख रहे होंगे कि इसमें रियायतें बहुत सारी दी गई हैं। ट्रेन्स शुरू हो गए हैं, एयरलाइंस शुरू हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे जो शॉप्स थे, जनरल शॉप्स थे, वो खुल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही है, और लाइफ इज गेटिंग बैक ऑन इट्स ट्रैक। ठीक है, और लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तीनों फेज में हमने कंप्लीट एक्सपोजर नहीं दिया लोगों को, लेकिन अब जाकर के हम एक्सपोजर दे रहे हैं लोगों को। और फिर एक और इम्पोर्टेंट नियम कानून बना है कि छोटे बच्चों को, स्मॉल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10, ठीक है, और जो बूढ़े लोग हैं या किसी बीमारी से ग्रसित है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। उनके लिए सारे रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही वैसे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसी हर्ड इम्यूनिटी को क्रिएट करने का कोई प्रयास शायद किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके और हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपकी जिंदगी से ये संबंधित है। तो चलिए समझते हैं इस बात को, इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर इस रिपोर्ट में लिखी गई सारी बातों को समझते हैं। चलिए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन said in a recent interview that it would take 4 to 5 years to control COVID। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट जो हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि इस डिजीज को कंट्रोल करने में लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे, एंड इट विल टेक ईयर्स, काफी समय लगेगा, काफी साल लगेंगे, एंड नॉट वीक्स और मंथ्स, और सप्ताह और महीना नहीं लगेगा टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक। ठीक है, सालों साल लग जाएंगे। इस बात को आप भी नोट कर ले अपने जहन में। ठीक है ना, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ऑफ 1918 का उदाहरण मिलता है हमको, है ना। 1918 में जो इन्फ्लुएंजा आया था, दैट केम इन 3 सक्सेसिव वेव्स, 3 बार रिपीटेड वो आया था, इन लास्टिंग 2 years, वेव्स लास्टिंग 2 years, 2 साल के पूरे टाइम स्पैन में ये 3 फेजेस में आया था, 3 वेव्स में आया था, एंड इट एंडेड बिकॉज दोज इन्फेक्टेड आइदर डेवलप्ड इम्यूनिटी और डाइड। देखो, इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। जैसा मैंने बताया, इन्फ्लुएंजा 1918 में जो आया वो 3 सक्सेसिव फेजेस में आया, 2 साल तक ये रहा था कंप्लीटली, और ये अंत हुआ कैसे? क्योंकि उनके कारण जो इन्फेक्टेड थे और इन्फेक्ट होने के कारण डेवलप इम्यूनिटी उनमें डेवलप कर गई, या वैसे लोग जो इन्फेक्टेड थे और वो उसके कारण मर गए। ठीक है, ये 2 बातें, मतलब जब तक इन्फ्लुएंजा रहा कुछ लोग इम्यूनिटी डेवलप कर लिए और जिंदा रह गए, और जो डेवलप नहीं कर पाए वो मर गए। ठीक है, 1889 में फ्लू जो आया था, पैंडेमिक केम इन 5 annual waves and ended finally in 1895। The 1899 flu pandemic came in 5, ये तो समझा दिया, रिपीटेड लाइन है, ओके। The 1899 flu also died because population developed immunity। और ये जो 1889 में जो फ्लू आया था, ये भी क्यों समाप्त हुआ?
क्योंकि जो पॉपुलेशन थी ये 5 साल चुकी रहा, 5 एनुअल वेव्स में ये आया था, 1889 से लेकर 95 तक ये एग्जिस्ट किया था। तो इस दौरान में पॉपुलेशन जो था इस बीमारी के प्रति अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर चुका था। नाउ यू कैन रिलेट कि किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट पे क्यों काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रिसर्च हुआ है, कहीं ना कहीं इतिहास में जाकर के इसका अध्ययन किया गया है और किस तरह से ये हर्ड इम्यूनिटी काम करता है और काम किया है इसने, उसके एग्जाम्पल्स को लिया है और फिर उसी प्रिंसिपल को हम इस कोविड-19 पर भी अप्लाई करने का प्रयास हो रहा है पूरे विश्व में। ठीक है। नाउ साइंटिस्ट थिंक दैट कोविड विल मोस्ट लाइकली बी कंट्रोल्ड बाय अ वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी। और जो वैज्ञानिक है ये भी यही सोच रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो भी इसको भी कंट्रोल करने का दो ही मार्ग है, या तो वो वैक्सीन से कंट्रोल होगा या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करके ही कंट्रोल हो सकता है। एंड द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक वन इज वैक्सीन विद इन 12 to 18 मंथ्स। और सबसे आशावान होकर के अगर हम सोचते हैं तो सबसे अच्छा हमारे लिए यही होगा कि 12 से 18 महीने में अगर हम इसका वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। फॉलोड विद द मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट द ग्लोबल नीड फॉर वैक्सीनेटिंग द वर्ल्ड्स 7.8 बिलियन पीपल। और सिर्फ वैक्सीन बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है 12 से 18 महीने में, इसको मास प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा इन वैक्सीन का, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के 7.8 बिलियन पीपल तक इस वैक्सीन को पहुंचाना है काफी जटिल कार्य है, काफी ज्यादा जटिल कार्य है। और इसको लगभग पूरा होने में लगभग 18 से 24 महीने तक लग सकते हैं, मतलब 2 साल तक लग सकता है मिनिमम। ठीक है, अगर जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ये जल्दी से जल्दी कितना जल्दी है, हम लोगों में से कोई नहीं जानता इस बात को कि कितने जल्दी ये वैक्सीन बनेंगे। बनने के बाद भी मिनिमम आपको 2 से 2.5 साल लग जाएंगे हर लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचते। ओके। और जब ये वैक्सीन बन जाएंगे तो क्या स्थिति होगी कि रिच कंट्रीज विल यूज द वैक्सीन फॉर देयर पीपल, क्योंकि अमीर देश सबसे पहले अपने लोगों के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, और जो बाकी कंट्रीज होंगे उनको वेट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से भी आपको एक नई स्टोरी देखने को मिल सकती है कि किस प्रकार जब वैक्सीन बन जाएगा तो वहां पे भी वैक्सीन बनने से सारी कहानी समाप्त नहीं हो जाती है। हम लोगों तक, आप लोगों तक ये कब तक पहुंचेगी इस पर डिपेंड करता है। और हम लोगों तक और आप लोगों तक पहुंचने में और कौन कौन सी बाधाएं आएंगी वो आपको शायद अब झलक रहा होगा। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो समझ गए हम लोग ये इस रिपोर्ट के कारण कि किस तरह से हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे पहले इतिहास में काम हो चुका है, और फिर साइंटिस्ट का भी अभी के समय में क्या सोचना है। एक वैक्सीन उपाय है, दूसरा हर्ड इम्यूनिटी उपाय है। अच्छा तो होगा कि वैक्सीन बन जाए 12 से 18, लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। बन तो जाएगा लेकिन पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मास प्रोडक्शन करना और 7.8 बिलियन पीपल तक इसको पहुंचाना है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस टास्क एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना, इंडिया, अब इस संदर्भ में इंडिया की स्थिति को देखते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी सम डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। The India has the most desirable demography to aim for herd immunity। ठीक है, तो वैक्सीन का एक उपाय को छोड़ रहे हैं, दूसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी का। तो उसमें अगर भारत को देखते हैं हम लोग, तो इंडिया के पास जो इसका डेमोग्राफी है हर्ड इम्यूनिटी को अटेन करने का, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 82% रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 82% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 50 who if infected will have mild symptoms। 82% जो जनसंख्या है वो 50 साल से नीचे है। अगर ये इन्फेक्ट होते भी हैं तो इनको माइल्ड सिम्टम्स ही आएंगे, सीरियस सिम्टम्स नहीं आएंगे, है ना। और फैटिलिटी, अगर ये इन्फेक्टेड लोग अगर मरते हैं तो उसका जो परसेंटेज है वो 0.2 ही होगा। इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, कि 82% ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 50, और अगर ये इन्फेक्ट होते हैं तो मैक्सिमम को माइल्ड सिम्टम्स होंगे जो कुछ इलाज के बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इन इन्फेक्टेड लोगों में, मतलब लेस देन 50 में अगर कोई लोग मरते भी हैं तो उसमें जो फैटिलिटी रेट होगा वो लेस देन 0.2% होगा। तो दिस इज वन स्टोरी, दिस इज वन फैक्ट, दिस इज वन कैलकुलेशन। ठीक है, इससे आप समझो एक बात को। दूसरा, अनदर 8% आर बिटवीन 50 to 59 विद अ क्रूड केस फैटिलिटी, मतलब फैटिलिटी रेट इनका 0.4 से 1% है। ठीक है, 50 से लेकर के 59 साल के बीच में जो 8% आबादी है उनका जो फैटिलिटी रेट है इस इन्फेक्शन के कारण जो मरने का दर होगा वो लगभग 0.4 से लेकर के 1% तक का रेट होगा इनका। ओके, दिस इज अनदर डाटा फॉर यू। नाउ, encouraging individuals under 60 to restart their normal lives will expose them to virus and a vast majority, more than 99.7% will attain immunity, है ना। और इसलिए जो 60 ईयर्स से नीचे है उनको, उन इंडिविजुअल्स को अगर हम इनकरेज करते हैं कि वो अपना नॉर्मल लाइफ शुरुआत करे तो वो चीज उनको एक्सपोज करेगा इस वायरस से,
और ये वास्ट मेजोरिटी जो है, मतलब कि ये लगभग 82% या और उसमें कुछ ऐड कर दो तो लगभग 90% तक लोग जो होंगे वो वायरस से एक्सपोज होंगे, और ये जो वास्ट मेजोरिटी है लगभग मोर देन 99.7% विल अटेन इम्यूनिटी, और उनमें से 99.7% जो होगा वो इम्यूनिटी उनको आ जाएगी। ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विद द फैटेलिटी रेट बीइंग 0.2% for people less than 50 years of age and 0.4 to 1% for the people between the range of 50 to 59 years of age, ठीक है, ये है। Now this strategy to acquire herd immunity will improve the chances of surviving COVID with much less damage to lives as well as livelihood। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो जिसको अपनाने पर there is a lot of chances of surviving COVID with much less damage and also to lives and as well as livelihoods। तो इससे नुकसान कम होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गया, ये स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब इसके अवेयर आप लोग हो गए होंगे, और अभी क्या हो रहा है, हालात क्या बन रही है हमारे देश में, वो भी आप लोग उससे अवेयर हो रहे होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर? एक छोटे से प्रॉब्लम की बात करते हैं कि मोस्ट एल्डरली लिव, जो बूढ़े लोग हैं, दे लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज एंड कैन नॉट बी इजिली आइसोलेटेड, ठीक है। ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर इनको एक्सपोज करते हैं, मतलब चूंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सपोज करो कि 50 से 59 ईयर्स के बीच में कोई, सपोज करो कि कोई लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज का व्यक्ति है और उसके साथ उसके परिवार में कोई 60 ईयर्स से ज्यादा का व्यक्ति रह रहा है, तो ये तो बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर एक्सपोजर लेके ये आएगा तो इनके इन्फेक्ट होने के पूरे चांसेस है ना। तो वही बात यहाँ पे हो जा रहा है कि most elderly live in joint families and cannot be easily isolated, okay। So one possible solution is that in the first stage families with no older people can be encouraged to resume normal lives। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्या है एक पॉसिबल सॉल्यूशन, कि इन पहले स्टेज में families with no older people can be encouraged to resume normal lives, okay। Now only 10% of India's population is 60 plus। 60 plus के एज में भारत की बस 10% आबादी है, एंड एज्यूमिंग एन एवरेज फैमिली साइज ऑफ 5, दिस मीन्स दैट एटलीस्ट 50% एंड पॉसिबली 60 to 70% ऑफ द फैमिलीज हैव नो 60 प्लस मेंबर्स। और इस डाटे को जब हम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो फिर ये फिगर निकल के सामने आता है कि जब हम एक एवरेज फैमिली साइज 5 का लेते हैं तो फिर हमको ये समझ में आता है कि जो 50% है या फिर संभवतः 60 to 70% तो जो फैमिली है उनके पास 60 प्लस मेंबर्स नहीं है उस परिवार में, ठीक है। तो दिस गिव्स अ पॉजिटिव साइन, ओके ना। दूसरे बात करते हैं, दूसरे स्टेज में क्या करेंगे कि द पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड अमॉन्ग फैमिलीज वेयर एल्डरली कैन बी आइसोलेटेड विद इन द हाउस होल्ड। और दूसरे स्टेज में क्या कर रहे हैं कि वैसे फैमिली को हम इम्प्लीमेंट करें, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उस फैमिलीज में जहां बूढ़े लोगों को हम आइसोलेट कर सकते हैं घर के अंदर ही। और this two-stage approach would increase the time required to acquire 60% herd immunity by another 2 or 3 months। और इस प्रकार हम क्या कर पाएंगे कि this two-stage approach will what it would do, the approach would increase the time required to acquire 60% herd immunity by another 2 से 3 महीने तक ये टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब इस कहानी का कुछ बेनिफिट भी है, कुछ कॉस्ट भी है। क्या है उसको भी समझते हैं कि ऑन वन हैंड इट विल इंक्रीज डेथ फ्रॉम कोविड इन शॉर्ट रन। अगर छोटे अवधि की बात करें तो फिर कोविड के बहुत सारे डेथ हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे और हमारे पास जो अवेलेबल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स है और जो बेड्स अवेलेबल है वो उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज हर जगह उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण नंबर ऑफ डेथ जो होंगे वो हो सकता है कि शॉर्ट रन में इसके रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए। और लेकिन फिर इसके साथ इट विल ऑल्सो सेव मिलियंस ऑफ फैमिलीज फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोजगार के लिए लोग, आज जो हालत बनी है, अगर ज्यादा दिन तक लॉकडाउन को रखा जाता है तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। भारत की जो आधी जनसंख्या है वो बीमारी से मरने के बजाय भूख से मर जाएगी, गरीबी से मर जाएगी। तो एक तरफ ये डेथ रेट हाई जाएगा, दूसरी तरफ हम मिलियंस को बचाएंगे हंगर और पॉवर्टी से। ये एक कहानी है। एंड इट विल रेस्क्यू द इकोनॉमी फ्रॉम अ फ्री फॉल। और इसके कारण क्या होगा कि इकोनॉमी जो ये फ्री फॉल होगा उस चीज से हम थोड़ा बच सकते हैं। And within a year or so, Indians would be better equipped to deal with the pandemic when the next COVID waves arrives।
और फिर 1 से 2 साल में हम लोग थोड़े सक्षम हो जाएंगे जब कोविड का दूसरा वेव आएगा उस समय, क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या उस समय तक इम्यून हो गई रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी भी हमारी पूरी तरह से फ्री फॉल नहीं होगी, कुछ हद तक बची रह जाएगी, जो कि लॉकडाउन को कंप्लीट अगर हम लोग करते हैं तो फिर जो स्थिति उत्पन्न होगी वो ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न होगी ज्यादा दिन की इस स्थिति से। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ओके, एंड द लॉकडाउन एंड स्टे एट होम स्ट्रेटेजीज आर मेयरली फ्लैटरिंग द कर्व। और लॉकडाउन और स्टे एट होम का जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ कर्व को फ्लैटर कर रहा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चीजों को खत्म कर रहा है, वो सिर्फ जो डेथ रेट है या केसेस है वो फ्लैट कर रहा है कर्व को। ठीक है, डेली न्यूज में आता रहता होगा, आप देखते रहते होंगे कि वर्ल्ड में ये जो कर्व की बातें हो रही है कि अमेरिका में किस रेट से बढ़ रहा है, कर्व फ्लैटन हुआ या नहीं हुआ, ये इस तरह से। इंडिया में तो अभी शुरुआत ही हुई है कहानी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया इज येट टू अटेन इट्स पीक। ठीक है, अभी इंडिया में रेट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ देशों में के ग्राफ को देख रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं तो वो कर्व जो है वो फ्लैटन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए लॉकडाउन और स्टे होम स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ कर्व को फ्लैटन करने का एक स्ट्रैटेजी है, दूसरा और कुछ नहीं। द होप इज दैट, और इस उम्मीद में कि देयर विल बी अ वैक्सीन सून which will grant immunity from COVID to a substantial proportion of the population. The success of this strategy depends on how soon is soon. मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि अब ये जो स्ट्रैटेजी है कि वैक्सीन जल्दी से आ जाएगा, तब तक हम लोग लॉकडाउन रहते हैं, घर पे रहते हैं, और तब तक में वैक्सीन अगर आ जाता है, लेकिन ये चीज कितनी जल्दी होगी ये इस बात पर निर्भर करती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज नॉट सच अ वायबल स्ट्रैटेजी इफ सून इज ईयर्स अवे, और इसलिए यह स्ट्रैटेजी उतना वायबल नहीं होगा अगर यह जल्दी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर सालों दूर है, मतलब वैक्सीन अगर बनना सालों दूर है, तो ये घर पे रहना, लॉकडाउन रहना, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इस केस में साबित नहीं होगी इन कंपैरिजन टू ये स्ट्रैटेजी जो हम हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के अभी बात कर रहे हैं। ओके, नाउ द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रैवल लॉकडाउन्स, है ना। मोर पीपल विल ड्राइव फॉर malnourishment, lost livelihoods will become the cause for economic misery and even death। और ये जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को लेके अभी तक जो हम लोग चल रहे थे वो हम इकोनॉमिक और ट्रैवल लॉकडाउन पर डिपेंड, उस पर आधारित नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी मोर पीपल हु विल बी सफरिंग फ्रॉम malnourishment and also there will be loss of livelihoods, and this will cause the economic misery and there will be death due to this, not due to COVID but due to this misery, and this is loss of livelihood and malnourishment। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। दो स्ट्रैटेजी को कंपैरिजन किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स में, एक हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के और दूसरा जो लॉकडाउन और स्टे होम स्ट्रैटेजी है उसको लेकर के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा स्ट्रैटेजी अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, और तो यहाँ से ये निकल के सामने आता है कि सरकार जो है वो इस स्ट्रैटेजी को पालन करने के लिए ज्यादा सोचेगी, या फिर कह लीजिए तो सोच रही है। ठीक है, लेकिन अब एक और आर्टिकल है जो कुछ बातों के लिए हमको और आपको सतर्क करता है। ठीक है, वो आर्टिकल है हिंदू का, WHO की तरफ से हिंदू में ये आर्टिकल निकला था कि एमिंग टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली इज डेंजरस, इज वेरी डेंजरस। ठीक है, हो सकता है कि हम कुछ और कैलकुलेशन कर रहे हो और इस कोविड का कैलकुलेशन कुछ और हो, दिस कैन बी। तो ये WHO की तरफ से ये वार्निंग दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इस आर्टिकल को भी कि इस आर्टिकल में ऐसी कौन सी बात कही गई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडेम्ड द डेंजरस कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे टर्म लिख दिया है इसको, डेंजरस कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी फॉर मैनेजिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, साफ तौर पर इसको डेंजरस की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, डॉक्टर माइकल रेयान, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम सेड, ठीक है, डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा था इस रिपोर्ट के अनुसार कि इट वाज रॉन्ग टू थिंक दैट कंट्रीज कैन मैजिकली मेक देयर पॉपुलेशन इम्यून टू नोवेल कोरोना वायरस। ये सरासर गलत होगा कि देश ये सोचे कि वे लोग इस बीमारी के प्रति मैजिकली अपने पॉपुलेशन को इम्यून बना लेंगे। ये कॉन्सेप्ट पे लोग ना सोचे तो बेहतर होगा, ऐसा डॉक्टर रेयान कह रहे हैं। ठीक है, एंड ही सेड दैट the concept of herd immunity is generally used for calculating how many people will need to be vaccinated in a population in order to protect those who are not vaccinated। अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है।
दूसरी तरफ एक पढ़े कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को किस तरह से हम डिजीज के एक्सपोज करें सो दैट कि वे लोग इम्यून बन जाए और एक थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी है वो किस लिए यूज होता है, तो इट इज जनरली यूज फॉर कैलकुलेटिंग हाउ मेनी पीपल विल नीड टू बी वैक्सीनेटेड। ये वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल की आवश्यकता पड़ेगी वैक्सीनेटेड उनको करने के लिए, सो दैट कि हम लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट कैलकुलेशन, और अभी जो हमने रिपोर्ट में पढ़ा था दैट वाज डिफरेंट कैलकुलेशन। ठीक है, तो यही बात है, यहीं पे हम लोगों को सतर्क रहना है और जानकारी अपनी पूरी प्राप्त रखनी है। नाउ दिस इज अ सीरियस डिजीज, दिस इज पब्लिक एनिमी नंबर 1, ये कह रहे हैं डॉक्टर माइकल रयान कह रहे हैं इस बात को। ठीक है, दिस इज पब्लिक एनिमी नंबर 1 एंड वी हैव बीन सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन। He said no one is safe until everyone is safe. This is a statement. This is a statement reported in the Hindu newspaper. No one is safe until everyone is safe. इनका कहना है। ठीक है। Now he also warned about the dangerous assumptions by countries that have had lax measures and haven't done anything will all of a sudden magically reach some herd immunity. और ये warn कर रहे हैं उन सभी देशों को कि भैया ये बड़ा डेंजरस एजम्पशन आप लोगों कर रहे हैं कि आप लोगों ने कोई खास मेजर्स नहीं लिए हैं जो मेजर्स आपको लेने चाहिए थे, और आप ये उम्मीद में बैठे हैं कि आप अचानक से कोई हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे। और ये वो कैसे डेवलप करेंगे, तो बाय लूजिंग अ फ्यू ओल्ड पीपल अलोंग द वे। ठीक है, और जैसा हो भी रहा है, हमको देखने को मिल भी रहा है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो बस लापरवाह की तरह चीजों को किए जा रहे हैं, कोई खास उनमें चीजों को इस चीज के प्रति कोई सतर्कता नहीं है, एंड दे आर थिंकिंग दैट दे विल डेवलप herd immunity by losing a few old people along the way। ठीक है ना, it's dangerous, it's very dangerous। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी देश के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए, किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू वार्न अस। अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शंस हैज अदर चैलेंजेस। और ये हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना एक अलग अलग चुनौतियां लेके आता है, इसकी अलग चुनौतियां हैं। क्या है, तो while antibodies against novel coronavirus generally develop in 1 to 3 weeks after infection, some people do not seem to develop humoral immune response as reflected by the detectable antibodies। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज है जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट डेवलप कर जाती है वो लगभग 1 से 3 सप्ताह में डेवलप करती है, लेकिन ये सिम्टम, ये चीज, ये फिनोमेना हर व्यक्ति में नहीं डेवलप होता है। Some people do not seem to develop a humoral immune। Humoral immune system का मतलब होता है कि adaptive human immune system। ठीक है, जब कोई खास पैथोजन के खिलाफ हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर जाती है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये हर व्यक्ति में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा स्टडी कहता है। There is currently no evidence that people who have recovered from COVID-19 and have antibodies are protected from a second infection। इस बात को भी जरूर नोट कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी के लिए आज क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। इस बात को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, बट देयर शुडंट बी एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट, कि ये बात साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देयर इज करेंटली नो एविडेंस, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो वैसे लोग जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं और उनमें एंटीबॉडीज है, तो फिर ऐसी बात नहीं है कि जो सेकेंड वेव आएगा कोविड का उससे वो लोग प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस फॉर दिस। दूसरी बात क्या है कि इन्फेक्टेड पीपल मे हैव सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस, बट द लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इज स्टिल नॉट नोन। जो इन्फेक्टेड पीपल है कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जरूर डेवलप कर लिए हैं, लेकिन फिर ये जो लेवल है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। तो सेकेंड वेव जब ये कोविड का आएगा तो फिर क्या होगा, नोबडी नोज। तो फिर जब ये बात हमको पता नहीं है तो फिर हाउ कैन वी गो फॉर दिस herd immunity system, herd immunity strategy। okay, तो this is the question, this is the main question। ठीक है, और इसी चीज के लिए ये वार्न कर रहे हैं। now reinfection is mightily possible with at least 3 of the 4 coronavirus। ठीक है, reinfection पूरी तरह से संभव है, ये it is mightily possible with at least 3 of the 4 coronaviruses which cause common cold, है ना। and the reasons for this reinfection are not fully known, और ये reinfection का reason भी fully known नहीं है, but evidence suggests that possibilities include both short-lived protective immunity and re-exposure to genetically distinct form of the same viral strain। ठीक है, लेकिन जो एविडेंस बताते हैं, मतलब कि ये रीइंफेक्शन क्यों होता है, तो उस एविडेंस के तौर पर हमको ये समझ में आता है कि जो संभावना है वो ये
कि ये शॉर्ट लिव प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है, जैसा कि यहाँ बात हो रहा था कि ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो इन्फेक्टेड पीपल अपने अंदर ले आते हैं, लेकिन वे काफी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन उठ रहा था कि ये लेवल और उसका ड्यूरेशन प्रोटेक्शन क्या रहेगा, ये पता नहीं है। तो वही है, री इन्फेक्शन होने के लिए फिर देखा गया, ऐसा पाया गया है कि ये शॉर्ट लिव्ड रहते हैं जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है, और या तो फिर उनका री एक्सपोजर हो जाता है उसी वायरल स्ट्रेन के एक डिस्टिंक्ट फॉर्म से, तो फिर री एक्सपोज हो जाते हैं और फिर इनको दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो दिस इज व्हाट स्टडी सेज। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड फाइनली दे कॉशन अबाउट रीडिंग टू मच फ्रॉम एंटीबायोटिक टेस्टिंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि व्हाट आर द, मतलब WHO किस चीज के लिए हम लोगों को सावधान कर रहा है कि दे कॉशन अबाउट रीडिंग टू मच फ्रॉम एंटीबायोटिक टेस्टिंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। एंटीबायोटिक टेस्टिंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन को करने से मना कर रहा है, या फिर उसके रिसर्च से कुछ पता लगाने का मना कर रहा है या सावधान कर रहा है, ये जानने के लिए कि टू नो द एक्सटेंट ऑफ द वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। तो मतलब जनरल पीपल के ऊपर, अगर जनरल पॉपुलेशन के ऊपर कोई एंटीबायोटिक टेस्टिंग होता है ये जानने के लिए कि वायरस स्प्रेड किस तरह से कम्युनिटी में हो रहा है, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ओके, इसके अगेंस्ट ये वार्न कर रहा है। इसके बाद एंटीबायोटिक टेस्ट जो है that have been known to produce wrong results as the sensitivity and specificity of this test is not known। और ये जो एंटीबायोटिक टेस्ट जिसकी जो बाकी देश कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन के ऊपर, वो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, दैट टेस्ट इज प्रोड्यूसिंग रॉन्ग रिजल्ट्स, है ना, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है और उसकी जो स्पेसिफिसिटी है ये अभी पता नहीं चली है डिजीज की, और ये फिर इन टेस्ट की भी, तो इसलिए ये इसको करने के लिए वे लोग हम लोगों को सावधान कर रहे हैं। नाउ इट इज प्रेजेंटली प्री मैच्योर टू यूज सच एसेज, ऐसे उपायों का प्रयोग करने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। ये प्री मैच्योर है, ऐसा सिचुएशन अभी नहीं करना चाहिए। टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल्स आर इम्यून और टू री इन्फेक्शन, ठीक है, ऐसे जो उपाय किए गए हैं या फिर जो प्रयास किए गए हैं ये अभी काफी ज्यादा प्री मैच्योर है इस बात को कहने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इंडिविजुअल जो है वो इम्यून है या नहीं है इस री इन्फेक्शन के, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू देम ओनली वेल डिजाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इन्वॉल्विंग दोज who have recovered from COVID-19 for recurrent illness can help provide the much needed information about reinfection and the duration of protection by antibodies। और इसीलिए जनरल पॉपुलेशन से आप, जनरल पॉपुलेशन के ऊपर जो आप टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट से अच्छा है कि आप उन पे टेस्ट करें, एक वेल डिजाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करें उनको लेकर के जो COVID-19 से रिकवर कर गए हैं, ठीक है। और यही टेस्ट हम लोगों को जो हमें जो जानकारी देगी वो सबसे बेहतर जानकारी देगी अबाउट री इन्फेक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन बाय एंटीबायोटिक्स, री इन्फेक्शन के बारे में, और जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन होगा एंटीबायोटिक्स जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं किसी इन्फेक्शन के कारण, वो कब तक प्रोटेक्ट करेंगे हम लोगों को किसी दूसरे वेव से, इसकी जानकारी तभी मिलेगी जब हम COVID-19 के पेशेंट्स पर अपना टेस्ट करेंगे, एंटीबायोटिक टेस्ट करेंगे। ओके, तो दिस वाज द होल स्टोरी पब्लिश्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट द रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। ये दोनों बातें अलग अलग है, एक जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा है और ऐसा होते हुए देख भी रहे हैं, और एक रिपोर्ट में हम लोगों को उसके प्रति वार्न किया जा रहा है, और किस लिए वार्न किया जा रहा है ये सारी कहानी हमने पढ़ी है। अब इस जानकारी के बाद अब हमें क्या करना है ये अब अपने हाथ में है, ठीक है, क्योंकि दोनों बातों का ख्याल रखना है। एक तरफ ये भी खतरा है कि अगर लॉकडाउन और घर में बैठे रहें तो सारे काम ठप रहेंगे और इसके कारण देश में इकोनॉमिक हालात बिगड़ जाएगी और इकोनॉमिक एक फ्री फॉल हो जाएगा, जिसके कारण मौतें शायद ज्यादा हो उस रेस्पेक्ट में कि कोरोना वायरस से हो, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर इस हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे सभी लोग काम करते हैं तो उस रास्ते पे भी हम लोगों को कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अभी सर्टेन नहीं हुआ है, ऐसा कोई टेस्ट सामने नहीं आया, ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, तो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस फॉर अस। तो अब सावधानी अपने हाथ में है, जानकारी रखना अपना काम है, जानकारी रखें, सजग रहें, सतर्क रहें और अपना काम करें, ठीक है। और सारी कहानी इम्यूनिटी डेवलपमेंट पे है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं हम सभी को अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए हम सभी लोग उन
सारे बातों का पालन करें, एक्सरसाइज करें और कुछ जो सजेशंस दिए गए हैं, कुछ खाने पीने के तत्व बताए गए हैं, उनका हम लोग सेवन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो ये वीडियो लेक्चर मेरा संबंधित था ये जानकारी देने के लिए आप सभी को, जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनको भी, और जो साधारण नागरिक है हम सब हैं उनको भी। ठीक है, तो सतर्क रहें, सजग रहें, जानकार रहें, जानकारी रखिए और अपने काम को करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जरूरत पड़े तभी बाहर निकलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज अगर पसंद आया हो तो आप लोग कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खास करके ये जानकारी तो निश्चित तौर पर आप शेयर करें अपने सभी सगे संबंधियों से, बाकी लोगों से, सो दैट कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने सगे संबंधियों में इसको फैलाएं, अपने दोस्तों में फैलाएं, ठीक है, ताकि सही जानकारी का अभाव ना हो लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस लेक्चर के माध्यम से। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।